बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके अलावा द ऑर्किड स्कूल, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ऑनलाइन एंड बिन एहसान। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम जो डेली आपकी खिदमत में पेश किया जाता है PSL HBL PSL सीज़न 8 के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें हम गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मैच के हवाले से भी बात करते हैं और साथ साथ जो मैच आज के रोज़ होने वाला होता है उसके हवाले से भी बात होती है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाई थी KN अकेडमी की, जहाँ पे लाहौर कलंदर्स और मेडिकैम के दरमियान एक मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से एक मुआहदा जिस पे दस्तखत हो गई है और ये मुआहदा जो है इसके तहत लाहौर कलंदर्स अब कराची में मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा जो फील्ड की फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग तकनीकी फैसिलिटीज़ हैं, वो तमाम मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ KN अकेडमी और द ऑर्किड स्कूल की जानिब से फराहम की जाएंगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं, मेरे पहले मेहमान अच्छे एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अमरोवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आसिम साहब? ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ बहुत अच्छे कोच हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत वेलकम वेलकम। अच्छा नाज़रीन, से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए पहले आपको हम दिखाते हैं मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से एक पैकेज, उसके बाद अपने प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। के साथ सेहत और खुशनुमा माहौल भी है जरूरी। एजुकेशन, फ्रेग्रेंस और हाइजीन की दुनिया में बड़ा नाम मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की लीडिंग पार्टनर बन गई। तकरीब KN अकेडमी कराची में मुनक़िद हुई, जिसमें मारूफ होस्ट और एंकर पर्सन डॉक्टर बुलंद इकबाल ने निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। मैं दावत देना चाहूँगा ताहिर बेग को कि वो प्लीज यहाँ तशरीफ लाएं। चेयरमैन मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज खलील नैनीताल वाला ने कहा कि हम हमेशा स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन की हौसला अफजाई करते रहे हैं। खुशी की बात यह है कि हमने लाहौर कलंदर के साथ हाथ मिलाया है और इंशाल्लाह जो जो इनकी फैसिलिटीज इनको चाहिए होगी, जो जो कमी बेशी होगी, तो इंशाल्लाह हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। और हमारी सबसे बड़ा टारगेट ये है कि कराची के बच्चों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना बोले, उम्मीद है हम अपने बेहतरीन खेल से शायकीन को खूब महसूस करेंगे। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात दिल से बता रहा हूँ कि बेइंतहा टैलेंट है। अगर कमी है तो अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो कलंदर्स की ख्वाहिश भी यही है और कोशिश भी यही है कि पाकिस्तानी नौजवान को उसके डोर स्टेप के ऊपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो और जुनैद के साथ बड़े अरसे से हमारा ये चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, बट आज एक बड़ा अच्छा और खूबसूरत दिन है कलंदर्स की ज़िंदगी का कि जिस तरह हमने लाहौर में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया और उसकी मिसाल ये ताहिर बेग की सूरत में आपके सामने बैठे हैं, बल्कि एक मैच खेल भी चुके हैं। सो कोशिश और ख्वाहिश ये होगी और दुआ भी यही होगी कि अगले साल यहाँ से एक बच्चा जो है वो जो मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इसका एक बच्चा जो है वो हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हो। इस मौके पर ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खलील ने खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आज से कुछ 3 साल पहले ये पौधा हमने जो ना बेसिकली लगाया था इस सोच के साथ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम के ऊपर हम लाहौर कलंदर के साथ मिलकर KN अकेडमी के अंदर एक क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ जो ना वो ऑन करें और जिसके अंदर हम आने वाली जनरेशन को जो ना वो ट्रेन करें। एंड आई थिंक आज वो टाइम हमारे सामने आ गया कि जिस टाइम के ऊपर माशाल्लाह लाहौर कलंदर की टीम हमारे साथ KN अकेडमी के अंदर मौजूद है और लेट्स होप के आने वाले वक्तों के अंदर हम लाहौर कलंदर की इश्तराक से मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ऐसे जो है ना वो पौधे क्रिएट करें जो पाकिस्तान के अंदर शाहीन जैसे, फ़खर जैसे नाम जो है ना रोशन करें। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और चेयरमैन मेडिकैम खलील नैनीताल वाला ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वहीं लाहौर कलंदर्स का मेडिकैम द ऑर्किड स्कूल, स्प्रे और हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी मुआहिदा तय पाया। मेहमानों में लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर ऑपरेशन आकिब जावेद और स्टार क्रिकेटर फखर जमान और नए उभरते हुए खिलाड़ी ताहिर, मशहूर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। जी नाज़रीन, ये जो पैकेज था ये आपने देखा कि किस तरीके से जो
लाहौर कलंदर्स हैं, उन्होंने मेडिकैम के साथ मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कराची के लड़कों को मौका मिलेगा कि उनकी रसाई जो है वो न सिर्फ PSL तक बल्कि कौमी क्रिकेट टीम तक भी होगी जब उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग की जाएगी। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है फरहान फरीद राजू ने, अच्छे कमेंटेटर हैं, अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। अक्सर हमें ये मुख्तलिफ तकरीबात में ना सवालात करते हुए भी नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा नाजरीन, इससे पहले कि हम मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ मौजूद होंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ यूनिट खलील नैनीताल वाला, उनसे भी बात करेंगे ख़ास तौर पे इन तमाम सूरत हाल के हवाले से। लेकिन यहाँ पे एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मेडिकैम बॉडी स्प्रे यानी मी बॉडी स्प्रे, The Orchid School, एतमाद ऑनलाइन, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0 एंड बिन एहसान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, द ऑर्किड स्कूल, कनेक्ट 2.0, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, एतमाद ग्रॉसरीज एंड बिन एहसान। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज कराची में एक और मैच खेला जा रहा है और ये मैच भी बड़ा अहम मैच है, इसलिए कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 110 पर आउट हो गई थी, 110 के मजमूई स्कोर पे 18.5 ओवर्स में, जबकि इसके जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ 13.3 ओवर्स में 111 रन बना लिए एक खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 9 विकेटों से ये मैच जीत लिया। एक तो रन रेट कोयटा का ख़राब हुआ, दूसरी जाने परफॉर्मेंस जो देखने में आई, कोई भी जो क्रिकेटर है या कोई बैट्समैन जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद सरफराज अहमद की फॉर्म में आने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर देखने में आएगी, लेकिन एक दो ही जो प्लेयर्स हैं वो डबल फिगर्स में जा सके, बाकी प्लेयर्स तो डबल फिगर्स भी क्रॉस नहीं कर सके। यहाँ तक कि सरफराज अहमद जो है वो भी सिर्फ 2 रन बना के जो है वो बोल्ड हो गए। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम वालों से हम बात करेंगे। हमारे जो स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं, फरहान फरीद राजू साहब मौजूद हैं, आसिम अमरोवी मौजूद हैं, फैज़ान बाकर साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, चूँकि आज मैच है और मैच की वजह से सिक्योरिटी को बरकरार रखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, एक ट्रैक इसका बंद किया जाता है नेशनल स्टेडियम के साथ। क्या पोजीशन, क्या इस वक्त लोगों की क्या तासुरात हैं या क्या पोजीशन है, किस तरीके से लोग इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, रश को मैनेज कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हमारे नुमाइंदे इदरीस आराई मौजूद हैं। जी इदरीस, क्या कहते हैं आप? शहर कराची में जो PSL का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, और आपको मैं बताऊं कि ख़ास तौर पे PSL के मैचेस जब शुरू होते हैं तो ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान होता है, कि क्योंकि इस तरफ से जो चारों तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल करना और पार्किंग करवाना एक बहुत बड़ा अहम मसला होता है। इसलिए कि शहर कराची के जो लोग हैं वो असल में कुछ थोड़ा सा समझ भी नहीं पा रहे होते, लोगों को समझ जाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा होता है कि आया कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, मैच शुरू होने वाला है, और कहाँ पार्क नहीं करनी, ट्रैफिक को कौन सा रूट खोलना है, कौन सा रूट बंद करना है। इस हवाले से जो है वो बहुत सारे हमें जो मुश्किलात जो है वो पेश आ रही होती हैं। इस वक्त हमारे साथ DSP गुलाम नबी साहब मौजूद हैं और मैच भी शुरू होने वाला है, और उनसे पता करते हैं कि जी कैसे हैं जनाब गुलाम नबी साहब? अस्सलामुअलैकुम सर। ये बताइएगा कि मैच शुरू होने वाला है, जैसे आपको पता ही है, और ख़ास तौर पे जैसे ही PSL शुरू होता है या कोई दूसरे मैचेस शुरू होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को वाकई एक बड़ा इम्तिहान होता है। ये थोड़ा सा मुझे सिचुएशन बताइएगा कि जो पार्किंग है उसके लिए क्या इकदाम किए गए? सर वालेकुम। पार्किंग के लिए जो है 2 ग्राउंड मखसूस किए गए हैं पब्लिक के लिए। एक जो है वो चाइना ग्राउंड है और दूसरा है नेशनल कोचिंग सेंटर ग्राउंड है, जहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है और वो जो भी मैच देखने आते हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ पार्क होती हैं। लोग इजी समझ जाते हैं। मैंने देखा है अमूमन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से कुछ ना कुछ झगड़े, कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल ही रहे होते हैं। नहीं सर, इंशाल्लाह ऐसी बात तो नहीं है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी आवाम है। अब ये थोड़ा सा रोड की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, एकदम लोड बढ़ जाता है, और फिर ये हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे BRT का काम हो रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारे स्टेडियम के ऊपर ट्रैफिक का लोड है, राशिद मीनार डालमिया वाले पे, आगा खान वाले पे। तो वो एक तो एक्स्ट्रा लोड पहले से था, अभी मैचेस के वजह से, क्योंकि स्टेडियम आने वाला ट्रैक सिविक सेंटर से बंद कर दिया था, क्योंकि पब्लिक जो है वो आती है और जाती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए इसको क्लोज किया जाता है ड्यूरिंग टू मैच। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, तो पब्लिक परेशान हो जाती है।
तो लेकिन ये हम मैनेज करते हैं सर, समझाते हैं, माशाल्लाह समझदार अवाम है। अच्छा ये बताइएगा कि रूट कौन सा आप बंद करते हैं जब मैच स्टार्ट होता है और कौन सा खुला रखते हैं? सर रूट तकरीबन तमाम खुले हुए हैं दौरान मैच, सिक्योरिटी के हिसाब से, पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए कि जो मैच देखने आते हैं वो रोड क्रॉस करते हैं, आते हैं जाते हैं गाड़ियाँ पार करके। तो सिविक सेंटर से जानिब कारसाज वाला जो ट्रैक है वो टेम्परेरी तौर पर सॉफ्ट बैरियर लगा के बंद किया जाता है और वो भी सॉफ्ट बैरियर लगाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी है किसी को, तो वो हमें बताता है, तो हमारा स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, वो इनको रिमूव करके उनको निकाल देता है सर। अच्छा ये बताइएगा कि मैच शुरू होने से पहले ही जो टीमें हैं वो आती हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं और फिर उसके मैच खत्म होने के बाद जब वापस जा रही होती है उस वक्त तक आपकी ड्यूटी होती है। टोटल कितनी नफरी आपने इस एरिया के लिए मुख्तस की? सर मेरे पास कारसाज से लेकर स्टेडियम तक है, तो इसके अंदर तकरीबन 120 आदमी है और पार्किंग की नफरी इसके अलावा है। जो 2 ग्राउंड है वहाँ पे भी नफरी लगी है, तकरीबन 40-45 आदमी वहाँ लगा हुआ है। और टोटल जो है PHL के हवाले से जो हमारा है वो तकरीबन 1500 स्टाफ है और 5 उसमें HSPs हैं और DSPs हैं। हाँ, जी दीगर स्टाफ। अच्छा ये बताइएगा कि मैच तो माशाल्लाह शुरू हो गया और अब ये आने वाले दिनों में तकरीबन कोई रहना ही है, कंटिन्यू मैच जो चलने हैं। फाइनल तो चलो लाहौर में है लेकिन उससे पहले तक के मैच यहाँ पे हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल पेश आती हो या आप कोई पैगाम देना चाहें आवाम को मेट्रो वन के थ्रू के हाँ यार ये कर ले तो थोड़ा सा बहुत मित्र होता है? बस सर थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि हम भी मजबूर होते हैं। जब ट्रैफिक की अपना टीमों की मूवमेंट होती है तो ऑलरेडी सिक्योरिटी के हिसाब से, टेररिज्म एक्टिविटीज़ के हिसाब से ट्रैफिक को थोड़ा सा रोका जाता है। जी नाज़रीन, ये आपने देखा हमारे नुमाइंदे इदरीस आराई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया ट्रैफिक के हवाले से। जो नेशनल स्टेडियम के बाहर लोगों का रश है, जिस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है, बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस से मैनेज करती है। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक है ब्रेकिंग न्यूज़ का, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, इसके अलावा कनेक्ट 2.0, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, एतमाद ग्रॉसरीज एंड बिन एहसान। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रॉसरीज एंड बिन एहसान। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फरहान फरीद राजू, आसिम अमरोवी और फैज़ान बाकर। इनसे बात करेंगे सबसे पहले तो कल के मैच के हवाले से जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हुआ। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा फैज़ान बाकर से। फैज़ान बाकर, ये जो मैच यानी कल का मैच क्वेटा की परफॉर्मेंस रही, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैंने तो पहले कह दिया था मुल्तान सुल्तान, तो ये भी बात कल वाली भी सही हो गई। जी जी, अब तक बातें सही हो रही, इतनी तो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की नहीं हो रही जितनी मेरी हो रही। तो ये है कि मुझे अंदाजा इस बात का था, क्योंकि कोयटा बेसिकली स्टार्ट हमेशा ऐसे लेता है, लेजी स्लो, वो कछुए की चाल चलते हैं, मगर पिकअप कर लेंगे। और सरफराज की बैटिंग टेस्ट में 100 करना है या 350 कर देना, वो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो, कमबैक था, पाकिस्तानी टीम थी, जुनून था। मगर कहीं ना कहीं जाहिर है ये बात समझिए कि T20 क्रिकेट यंग गनर्स का काम है। सरफराज एक अपने हिस्से में आ गए, हर जगह कूदना भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है मुस्तमिल, तो सपोर्ट एक फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के लिए कर रहा है, हर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के लिए नहीं। बट फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जाहिर है कोटा ग्लैडिएटर्स रहे, खेलेंगे जब तक उनका दिल चाहेगा, जब तक आदम, उनके एक दोस्त, उनके रफीक, उनके मैनेजर खिलाएंगे। तो बहरहाल पैथेटिक परफॉर्मेंस थी एज अ टीम कोटा ग्लैडिएटर की। उमर अकमल, सरफराज, प्रोफेसर हफीज, ये 20-22 करके प्रोफेसर ही झाड़ के, और ये वो ओल्ड गन्स ले लेके कब तक हम इस तरह चलेंगे, पोलार्ड जैसे खिलाड़ी। तो फिर वो सही है। मुझे साबिक वज़ीर-ए-आज़म का एक कॉल याद आ गया कि रेलू कट्टा पहली पेश में कहा था, मगर खुद भी खैर आजकल वो रेलू कट्टे की तरफ ही हुए हैं सियासत में। तो ये जो मामला आते हैं बड़े ख़राब हैं। तो ये कोयटा को समझना होगा कि गप्टिल भी नाउ इज अबव द एज, और ये हफीज, सरफराज, तो ये जब यंग लड़के बैठे, उमर बिन यूसुफ, अब जो लड़के एक्स्ट्राज में दूसरी टीमों में, दानिश अजीज जैसे लड़के, अगर वो अपनी प्लेइंग 11 में रखते आप, जो यंग करंट्स हैं, जिनमें साइम अयूब आपने दे दिया पेशावर को, कुछ जो होगा एक्सचेंज पॉलिसी का मसला, साइम अयूब जैसा प्लेयर आपके पास से चला गया, और आपने लास्ट एक आशिक कुरैशी खिलाया था, जाफर कुरैशी साहब के सामने जो प्रोग्राम में भी थे, वो भी नहीं है। तो ये एक एकदम प्लेयर, इलियास खान एक फास्ट बॉलर आया, कहाँ गायब हो गया, वही खुर्रम शदाद जो लास्ट ईयर कोयटा ग्लैडिएटर में था, देखिए मुल्तान सुल्तान से खेल रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। तो मतलब क्या प्लानिंग होती है कि मैं मोइन भाई पूरे साल डिफेंस में रह के मोइन खान अकेडमी नहीं जाते और कोयटा ग्लैडिएटर की कोचिंग करते हैं, उनके पीछे उनका क्या फॉर्म है। लेकिन पहले मैच की बेस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि पहले मैच पिछले 7 सालों में आप मुझे कोयटा की एक विनिंग एक इवेंट जीतना कोई पूरे
7 PSL खेल तो के लेकिन कोई पहले मैच पीएसएल में नहीं बहुत खेल बेहतर चुका है। परफॉर्मेंस थी उनकी, पहले पीएसएल में फाइनल तक रसाई थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बिल्कुल थी, तो उसमें परफॉर्मेंस उसमें सबसे बेहतर टीम अगर कोई निकल के सामने आई थी तो कोयटा तो सर ग्लैडिएटर्स जवान थे ना सरफराज, जीत टाइटल X factor था। टाइटल नहीं जीत पाए थे, लेकिन टीम जो एक परफॉर्मेंस होती है No पूरी, doubt, तो young और लड़के थे। क्वेटा के बारे में हमेशा आसिम अमरूवी साहब ये कहा जाता था कि ये वाइट टीम है जो कि क्योंकि एज अ टीम खेलते रहते हैं और ये पूरा साल साथ होते हैं, इसलिए ये टीम जेल नजर आती है बहुत ज्यादा तो एक सर जब असद टीम वर्क शफीक के थे ना, साथ एक जैसे लड़के खिला रहे थे, हाँ। अब बस छोटी सी बात कहूंगा, देखें जब वो खिला रहे थे अपने क्लब के लड़के जो जेएनयू कराची के थे, तो इसलिए परफॉर्म कर रहे थे। अकबर और रहमान खेले, असद शफीक खेले, और इस तरह के कराची के देखिए लड़के ये खेले। बहुत अभी मैं माजरत के साथ फैजान साहब जिस तरह आप बातें कर रहे हैं तो ये बहुत अर्ली है अभी Early डिस्कशन है। करना। एक मैच हुआ है अभी, इस एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद हम उसको पैथेटिक यस कल की परफॉर्मेंस को आप बोल सकते हैं, लेकिन आगे बहुत बड़ा वो पड़ा है। पहले हाँ कहते कल थे आप कल ये बोल सकते हैं, कल आपने प्रोडिक्शन की थी कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा, यस हम उसको बिल्कुल वो करते हैं, सेकंड करते हैं कि आपकी बात बिल्कुल बजाती। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए T20 क्रिकेट जो है ना वो ऐसा खेल है डॉक्टर साहब कि कोई भी प्लेयर एक दिन के अंदर आपका जो है पूरे खेल का नक्शा बता देता है। और मैं ये समझता हूँ कल का जो मैच था, वो जो दिन था वो एहसानुल्लाह का था, जिन्होंने 5 विकेटें मेन प्लेयर्स आउट करने के बाद कमर तोड़ के रख दी और क्वेटा ग्लैडिएटर की, और ऐसी कमर तोड़ी कि वो फिर संभल नहीं सके। तो ये इस तरह की जो आउट क्लास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं ये कभी कभी देखने को मिलती हैं किसी प्लेयर की तरफ से। तो मैं बेस्ट विशेष करता हूं एहसानुल्लाह के लिए कि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दें, जिस तरह शाहनवाज धानी ने मुल्तान सुल्तान की तरफ से PSL 6 के अंदर परफॉर्म किया था, और वो बेस्ट बॉलर भी रहे थे। तो इस तरह हमारी बेस्ट विशेष है। पाकिस्तान के पास जो स्पिन गन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आती रहती हैं, प्रोड्यूस होती रहती हैं, तो इसी तरह होती रहे, गुड साइन। ठीक है। तो पता है शाहनवाज धानी का ब्रेकिंग न्यूज है, अभी ये चैनल पे चल रही थी कि शाहनवाज धानी इज नॉट फॉर PSL। उनकी जो उंगली है वो फ्रैक्चर हो गई, और बिल्कुल मीर हमजा इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द मैचेस ऑफ बिल्कुल। मुल्तान सुल्तान की कल की परफॉर्मेंस देख के अब अंदाजा होता है कि उनको शाहनवाज धानी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से, मेरे ख्याल में फरहान फरीद आप क्या कहेंगे कि अगर क्या लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर क्वेटा का स्कोर 200 भी होता तो 200 का स्कोर अबूर करना भी मुल्तान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, फिर भी जीत मुल्तान सुल्तान की होती। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, अगर देखा जाए, अगर ऑन पेपर टीम को देखा जाए तो जॉनसन राय जो है इंग्लैंड की टीम में नहीं खेले, मार्टिन गुप्टिल इंग्लैंड की न्यूजीलैंड की टीम में नहीं खेले, उमर अकमल पाकिस्तान की टीम में नहीं खेले, हफीज पाकिस्तान की टीम में नहीं खेले। तो ये वो प्लेयर हैं जो जिनको अभी टीम में जगह नहीं बन रही है। T20 किसी लीग में भी मेरे ख्याल से ये लोग कहीं पर नजर नहीं आ रहे। और इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो सरफराज अहमद भी T20 में इतने जबरदस्त खिलाड़ी नहीं है जिस तरह और टीमों के लिहाज से बात की जाए। तो अगर मैं पूरा स्क्वाड देखें तो इनकी टीम में इतनी डेप्थ भी नजर नहीं आ रही। अगर दूसरी टीम की बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान ने पहला मैच हारा जरूर था, लेकिन वो मैच भी बड़ा खूब खेला था और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान के इरादे जो हैं वो बताना कि उनकी जो बैन स्टैंक है वो भी बड़ी अच्छी थी, और जो लड़के बाहर बैठे हुए थे जो जिनको चांस नहीं मिला था वो भी ऐसे लड़के नजर आ रहे थे कि अगर वो कभी भी उतर जाए। शाहनवाज धानी के जाने के बाद भी कोई, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई इतना फर्क नजर नहीं आ रहा। तो टीम में काफी गैप नजर आ रहा है। जिस तरह कराची की टीम के अंदर मीर हमजा अनफिट हो गए, आकिफ जावेद को टीम में लिया है, तो उनकी टीम में अगर 1-2 लड़के ऐसे हो जाएं तो उनको मुश्किलात पैदा होगी, लेकिन मुल्तान की टीम को इतनी मुश्किलात नजर नहीं आएंगी। जी बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने एक माजरत आपने जिस तरह कहा कि हफीज टीम में नहीं है, उमर अकमल नहीं है या गप्टिल नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि इस PSL के अंदर 50 से 60 लड़का पाकिस्तानी खेल रहा है, ठीक है, तो उसमें सारे तो लड़के कौमी टीम में नहीं है। नहीं, मगर डोमेस्टिक की जो मैं बताता हूं, आपने सवाल किया मुझसे करें, आप इतनी अगर इतनी गहराई रखते हैं ना, पाकिस्तान ए टीम में सारे 20 लड़के वो हैं, 20 पाकिस्तान में 40 होकर 50 खेल रहे हैं। आपकी बात मेरे भाई, बात मैं ये कर रहा हूं, कौमी टीम की जो बात कर रहे थे, नेशनल टीम की बात हो रही है, मैं ये बात करना चाह रहा हूं। भी नहीं है, फिर पेशावर दलमी ने क्यों खिलाया? साइम करंट फॉर्म वाले को तो खिलाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं आपसे कि ये इस चीज की कोई निशानदेही नहीं है, अलामत नहीं है कि आप कौमी टीम में है तो परफॉर्म करेंगे। भाईजान परफॉर्म कोई भी कर सकता है, जिसका डे होगा परफॉर्म करेगा। अच्छा नहीं, आप पुराने घोड़े में पैसा सर्व कर दें, नए घोड़े, अच्छा आपको न्यूजीलैंड से खिलाना ही था। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि जब एक दिन विक्ट्री हो जाती है तो हम तालियां बजाते हैं, अगले दिन बैड परफॉर्मेंस हो जाए तो हम शोर मचाते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर नए लड़के को मौका दे देते हैं तो हम बोलते हैं यार बेंच के ऊपर आपके इतने सीनियर प्लेयर थे, आपने उनको नहीं खिलाया। आज वो सीनियर प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करा तो हम बोल रहे हैं कि नहीं क्यों नहीं खिलाया। अजीब लोग यार, सीनियर वेटरन
50 ओवर की क्रिकेट में जाना चाहिए जो भाईजान, आमिर सरफराज साहब की पोलार्ड में कह रहा हूं मैं तो हर खिलाड़ी में कह रहा हूं देखिए, 50 साल फिर आप ये ना यंग लॉर्ड का शोर क्यों है फिर नहीं देखिए, एक क्राइटेरिया है ना, एक पीएसएल के क्राइटेरिया है, कितने फॉरवर्ड खेलेंगे, कितने इमर्जिंग खेलेंगे, कितने गोल्ड खेलेंगे। मैं तो उससे बात कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम में फिर जुनूद खान को लाया जाए ना, अब सीनियर नहीं आता पाकिस्तान की टीम में, वो जूनियर का रोल नहीं, यहाँ ये तो कौमी टीम की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है यहाँ की। क्या बात कर रहे हैं आप आसिफ भाई? आप जो है ना वो बात कर रहे हैं हटके, हमने बात की है कि वो जी, खिलाड़ी एज खेले हैं फैक्टर। जो उम्र रसीदा हो चुके हैं, जिनकी अपनी कौमी टीम में किसी जगह टीम में नहीं जगह नहीं बन रही। मूसा बाहर बैठा है बेंच ये पे। नहीं कहा करें, कि करें। अगर मार्टिन गुप्टिल इतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में होते तो न्यूजीलैंड टीम में प्लेइंग 11 में खेले होते, मेरे भाई? उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चली। इस फॉर्म के लिए टॉम कॉलर कैडमोर इन है, मुझे बताइए जो यंग जिसका है, perform यंग किया है, है। एज फैक्टर मेरा भाई है। बात अच्छा ये- अच्छा मुझे चले यंग प्लेयर हैं। चले मुझे ये बताएं कि अब आज का जो मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है और यानी ये जो मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इससे कबल भी कराची किंग्स को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब क्या समझते हैं आज के मैच के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, कराची किंग की टीम ने मैच वो हारा था, लेकिन मैच बहुत अच्छा तरीके से खेला था। हालांकि उनकी 44 रन पे 4 विकेटें गिर गई थी। उस मौके पर शोएब मलिक सीनियर खिलाड़ी, उनके साथ जो है बहुत ही अच्छी कैप्टनशिप, मैं कहता हूँ वो इनिंग जो थी वो बाबर आजम से अच्छी इनिंग थी। 80 रन बनाए थे उन्होंने और मुश्किल वक्त में बनाए थे जब एक टारगेट चेस करने जा रहे थे और 4 विकेटें गिर चुकी थी। तो इसी तरह की अगर उनकी शेड्यूल जो है और दूसरे खिलाड़ी जो जल्दी आउट हो गए थे, अगर आज वो परफॉर्म करते हैं तो उनकी टीम के अंदर नीचे इस तरह के लड़के हैं जो मैच को जितवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का मैच आज बहुत अच्छा होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद का मैच बड़ा अच्छा होगा और कराची किंग जो है वो आज फेवरेट है। ठीक है आसिम साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आज के मैच के हवाले से आप क्या समझते हैं, कराची किंग्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, मैं अगर आप बात करते हैं ना तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक ऐसी टीम है जिसके पास बड़े तगड़े प्लेयर मौजूद है सर। ऊपर से लेकर आप देखते हैं ना, आप कोलिन मुंड्रो को देख रहे हैं, उसके बाद पॉल एलेक्स सली को हेल्स देख रहे है, हैं, आसिफ अली आजम हैं, खान है, आसिफ अली है, हसन नवाज अशरफ हैं, वो सोहेब शादाब मकसूद खुद हैं, हैं। तो फ़हीम एक अशरफ बड़ी हैं। स्ट्रेंथ उनके पास जो है ना, बैटिंग लाइन तो बड़ी कतार से उनके पास लगी पड़ी है। हाँ, उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट उसको थोड़ा सा कदरे जो है वीक नजर आता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कराची की, तो कराची के पास जिस तरह 3 नंबर के जो प्लेयर है, जिसके अंदर शर्जील हो गए, मैथ्यू वेड हो गए, हैदर अली हो गए, ये अगर विकेट पे खड़े होते हैं तो ये भी मतलब यानी कि बड़ा जबरदस्त मैच होगा। बेन कटिंग को आप माइनस कर रहे हैं? नहीं, बेन कटिंग, सॉरी, बेन कटिंग एंड के अंदर आके, लेकिन वो माइनस कर रही है बिकॉज़ एरन हॉलैंड की वजह से। हाँ। इन्होंने तो माइनस कर रही है, ये बहुत दफा चाह चुके हैं इस बारे में कि माइनस किया जाए। और आज ये भी देखना होगा कि शोएब मलिक क्या परफॉर्म करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं शोएब क्योंकि शोएब मलिक के हवाले से आप बड़ी अच्छी तनकीद करते हैं। जी जी, शोएब मलिक के बारे में कहूंगा कि वो रन तो करते ही आ रहे हैं, 7,000 रन ऐसे तो नहीं हुए, मगर पाकिस्तान के लिए नहीं किए कभी, बस इस बात का वो कह रहे हैं मैं 15,000 रन की तरफ जा रहा हूँ। जी 50,000 जाए। उन्होंने कहा मेरी एज को आप एज को डिस्कस ना किया आपने करें। कल बड़ी अच्छी बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड, एक मरीज और एक पेपर के हवाले से, तो वही आपकी इस थॉट को देखूंगा कि रन मैं उसको मानता हूं बीइंग अ क्रिकेटर जो मुल्क के लिए काम आए। फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी अगर कराची, लाहौर, चले जितनी भी फ्रेंचाइज से खेले सिवाय कोयटा के, सर लेकिन उन्होंने सबका जवाब दे दिया। उन्होंने बोला कि मैं रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूं और मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि मेरी उम्र क्या है। प्लीज लोग मेरी उम्र डिस्कस ना करें। मैं 15,000 रन बनाने जाऊंगा, मुझे कोई वो नहीं। अगर मैं रन बनाता रहूंगा तो टीम में रहूंगा। शोएब मलिक के हवाले से मैं इतना कहूंगा कि वो अरसा दराज तकरीबन 23 साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान को उनको सर्व करते हुए, लेकिन माजरत आज तक वो सुपर स्टार नहीं बन सके। अच्छा जी डॉक्टर सर, आप इतना जबरदस्त सुपरस्टार जोड़ा है वो, मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन मैं बीइंग अ प्लेयर बात कर रहा हूँ शोएब मलिक जो कम टाइम के अंदर 500 T20 मुकम्मल कर रहे हैं। जी आज। और 500 T20 दुनिया के पहले खिलाड़ी होंगे। जी बिल्कुल नहीं, और दूसरे इम्प्रोवाइज करते हैं। देखिए आपको याद होगा उनके बॉलिंग एक्शन में मसला आया, सारी चीजें हुई, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हुए चले। देखिए कभी उन्होंने ये बात बड़ी बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए कि अगर उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए या उसको इम्प्रोवाइज करने का मौका मिले, जहां जहां बैटिंग अपनी बेहतर करते चले गए। कुछ जगहों पे उन्होंने ऐसी ऐसी बैटिंग्स की हैं जहां पे मतलब बड़ा स्कोर की जरूरत थी, विकेटें गिर रही हैं, देखिए आगे खड़े हुए थे ना, जो आपने इम्प्रोवाइज के लफ्ज़ मैं बताऊं वो है सियालकोटी, और सियालकोट को लोग शार्प होते हैं। तो बात ये, और शोएब मलिक ज्यादा शार्प है, नुमान भट्ट से भी शार्प है उनके। सर वो तो देखिए नूरजहां का गाना भी है, मुंडिया सियालकोटिया। हाँ, तो बस वो तो फिर आप सोचिए यहाँ पे इम्प्रोवाइज क्यों किया कि उनकी टीम में जगह बनती नहीं थी उस दौर में। 8 टेस्ट खेले थे शोएब मलिक ने अपने कैरियर में, और माजिद खान साहब ने उनको क्रिकेट कप्तान पाकिस्तान टीम का लगा दिया था। तो मैं तो उस दिन से बात पे खाइफ हूं कि पाकिस्तान जिन हाथों में गई थी वो तारीख का सियाह बाप था, उस पर मैं बात नहीं करता। मतलब इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी, मिसबाह उल हक, यूनुस खान उनकी कैद में खेले थे। और अब बताइए चले आ जाए आप, बड़ा खिलाड़ी अगर
25-30 T20 से ज्यादा कप्तानी, 50-60 वनडे में कप्तानी, 20-25 टेस्टों में कप्तानी, पाकिस्तान आप कहेंगे उनकी उसमें जीतेगी। कहीं खड़ी नहीं रही। हाँ। जिस टीम में फ्रेंचाइज में गए वो टीम फ्रेंचाइज में उस साल नहीं जीती। शेख मलिक जब जिस फ्रेंचाइज में गए वो साल नहीं जीती। दूसरी बात, अगर आप बहुत बड़े प्लेयर है, दुनिया क्रिकेट में किसी भी लीग में जाएं, आपके बल पर कोई एक ओनरशिप का रिकॉर्ड है, आईसीसी ट्रॉफी है, तो मुझे बता दीजिए। शेख मलिक के 23 साल में दुनिया खिलाड़ियों ने 23,000 रन कर दिए, ये 15,000 पे रन हो रहा है। विराट कोहली के तो 8 साल में 23,000 रन है वनडे टेस्ट। तो आप विराट कोहली से पुराने, फिर आप विराट कोहली जैसे भी नहीं बनते। तो ऐसी इंप्रोवाइजेशन जो चालाकी के लिए हो, अपने कैरियर को बचाने के लिए हो, अपने कैरियर को ताम देने के लिए हो, वो चालाकी नहीं, होशियारी होती है। परफॉर्मेंस तो है ना। आप देखिए, हम सरफराज को देख रहे हैं, हमें उम्मीद थी, अच्छा नहीं, हम फरहान साहब से बात करना चाहेंगे सर। उम्मीद थी कि शायद अब सरफराज परफॉर्म कर जाएंगे पीएसएल में। पिछले 2 पीएसएल हम देखते रहे, सरफराज की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। स्टिल बड़ा तहम्मुल है, यानी ये उनकी टीम के जो ओनर हैं नदीम उमर साहब में, कि वो फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो सरफराज को रिटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हुए कि अब जबकि पिछली दफा तो कोयटा ग्लैडिएटर्स सुपर 4 में भी नहीं आई थी, सही, और अब के जो पहला स्टार्ट हुआ है, चले फाइटिंग मैच तो होता, पिछले 2 मैचेस हमने देखे, पहले 2 मैचेस बड़ा फाइटिंग रहे, ताकि रन रेट किसी का ज्यादा नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, एक्साइटिंग मैचेस देखने में। कल का पहला मैच, अब जो तीसरा मैच हुआ था, वो पहली दफा टोटली वन साइडेड। क्या कहेंगे सर आप? जी, सरफराज अहमद जो है वो एज ए बैटर से ज्यादा एज ए कैप्टन जो है ना, इन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं नदीम उमर साहब, और उनकी कैप्टनशिप जो है वो पूरे पीएसएल के अंदर सबसे एक्सपीरियंस कप्तान है और कंसिस्टेंट कप्तानी करने वाले वाहिद हैं। तो उनकी कप्तानी से ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके पास बैटिंग में इतनी T20 के अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि वो छक्के चौके लगाएं। हाँ, वो 25-30 रन ऐसे बना सकते हैं जो टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। और उनकी टीम में ओवरऑल जो खिलाड़ी हैं, जेम्स विंस और जॉनसन रॉय, मार्टिन गुप्टिल, सॉरी, वो लड़के स्टाइल दे सकते हैं। उमर अकमल या नीचे आके लड़की, तो उमर अकमल को चांस दिया गया है आखिरी तौर पर पीएसएल के अंदर। मोहम्मद हफीज को आखिरी लम्हात में ला गया एहसान अली के अनफिट होने के बाद। एहसान अली के अनफिट होने के बाद कोई, मुझे लगता नहीं था कि कोई डोमेस्टिक में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उनके बदले आए। एक एज फैक्टर डबल उम्र का खिलाड़ी उन्होंने ले लिया। नहीं, आसिफ शफीक को ले लेते फिर, अगर एज फैक्टर तजुर्बा का T20 डोमेस्टिक में अभी 350 है और आसिफ शफीक की। नहीं, ये तो इनके क्लब की मर्जी है ना, वो पैसे लगा रहे हैं भाई, जिस जोड़े पे लगाए उनकी मर्जी है ना। ये तो सस्ते में लगाते हैं ना। अब मैं बताऊं, नदीम उमर से मसला बता, मुंह पे कह देता हूं, मेरे लिए देखिए मसला है, कोयटा ग्लैडिएटर्स गरीब तरीन टीम है पीएसएल की बेसिकली, और वो सस्ते घोड़े ढूंढते हैं, तो उसमें हार जीत उनके लिए फैक्टर नहीं लगता। लेकिन खिलाड़ी होता है सर, सस्ता नहीं होता। फिर जो करंट खिलाड़ी, कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले पीएसएल में भी जो है वो सस्ती टीम थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इससे कबल भी सस्ती टीम थी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतती भी रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, अच्छा फरहान साहब आप क्या कहेंगे कि क्या सस्ते और महंगे से कोई फर्क पड़ता है? उनके पहले जो टीम थी बड़े यूटिलिटी प्लेयर उनके पास थे। शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ी उनके पास खेल के गए, और ऐसे लड़के थे जो काम बिल्कुल वेस्ट इंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर उनके पास थे। अब उनकी टीम के अंदर वो लड़के नजर नहीं आ रहे। अभी अगर लेना था तो सऊद शकील भी एक अच्छी प्रोडक्ट थी जो कराची की थी, उनके क्लब से भी खेल चुकी है, उनको भी ले सकते थे। लेकिन जो ओवरऑल टीम बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि कोयटा की टीम जो है अगर कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, जिस तरह लाहौर कलंदर की टीम है। लाहौर कलंदर है वो वाइट साइड है जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट तैयार की है। ठीक है, अच्छा आपसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन को बताना चाहेंगे इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मुनीर कादरी साहब, उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, बहुत खुशामदीद कहता हूँ सर, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर कादरी साहब से भी थोड़ा सा जानते हैं सर, कि वैसे तो आप ताख़ीर से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी जो माहिराना राय है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, इसलिए कि एक बिल्कुल इम्पार्शल तबसरा आप देते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि कल की जो परफॉर्मेंस रही कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट, बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही। 110 रन से पूरी टीम का आउट हो जाना, क्या कहेंगे सर? ये कल के मैच में जो परफॉर्मेंस है उसको मैं इस तरह कहूँगा कि एक दफ़ा ही जब भूचाल आता है ना और ज़लज़ला आता है तो पता नहीं चलता, एक दफ़ा ही उलट पुलट हो जाती है। जितनी आप कोशिश कर ले, जब 2 से 3 खिलाड़ी उनके एक के बाद दीगर आउट हुए और उसके बाद उनको समझने का मौका नहीं मिला, एहसानुल्लाह ने तो आपको पता है कि उनकी पीठ पे समझ लीजिए क्या वार किया, वो ख़तरनाक हुआ। और कल के मैच को असल में हमने दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है उसने बहुत ईजी लेवल पे इसको मैच को लिया था, और वो अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो चाहे अभी मैंने जैसे एक भाई का सुना दोस्त का कि वो सस्ते घोड़े की बात नहीं है, वो सस्ते घोड़ा भी फैजान बाकर साहब कह रहे थे ना आपके भाई दोस्त जो जी बिल्कुल बिल्कुल 1.25 लाख रुपए का मरा हाथी भी 1.25 लाख का बड़ा मशहूर है, घोड़े की बात ही कुछ और है। मेरा मकसद ये कहने का कि कल के मैच में हम डिसअपॉइंट इस तरह हुए हैं कि
कोयटा ग्लेडिएटर्स किसी भी तरीके से उस लेवल पर नहीं खेली जो PSL 8 का हिस्सा होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन उसमें एहसानुल्लाह ने उनको मौका नहीं दिया संभलने का। अच्छा, तो सर ये मरवाती सवाल आप ये समझ रहे हैं कि उनको उमर एसोसिएट की जाफर PSL का हिस्सा ही नहीं होना PSL चाहिए? में? जी, आप समझते हैं कोयटा को PSL 8 का हिस्सा नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने कहा कि किस तरह कल एहसानुल्लाह ने उनको परफॉर्मेंस के लिहाज से जीरो कर दिया। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस का ये अंदाज नहीं होना चाहिए। एक वर्ल्ड फेमस ये हमारा इवेंट है, बहुत ज़्यादा PSL दुनिया के अंदर इस वक्त माना जाता है प्रोडक्ट को, तो इसमें स्टैंडर्ड जो है वो कल उन्होंने दिखाया नहीं। सर ऐसे जो परफॉर्मेंसेज अच्छा, हैं वो वंस इन अ ब्लू मून होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दी थी, 73 पे आउट हो गई थी, तो इस तरह की हो जाता है। कभी इसको इतना बड़ा वो नहीं बनना चाहिए हमको कि उसको बेस बनाना चाहिए। तमाम बवाल, छुरा घोंपने की बात है, कराची किंग के 44 में 4 आउट थे। नहीं, इमाद वसीम जैसा खिलाड़ी इन्हें 78 कर दिए, या ना उमर अकमल से रन हो रहे, ना प्रोफेसर चल रही है, रोज नहीं होता। बात ये कि रोज की नहीं है ना, क्रिकेट तो क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, आज कुछ है कल कुछ है अभी कुछ है। अहमद वसीम ने क्या पहली इनिंग में रन किए हैं या सेकंड इनिंग में किए हैं? ज्यादा मुश्किल काम किया है, ये चीज मैटर है। सेकंड इनिंग में अच्छा नहीं, लेकिन मुझे चले मुझे ये बताएं कि एक तरफ बात मुनीर कादरी साहब शोएब मलिक के हवाले से भी हो रही थी, ठीक है सर, मतलब देखिए स्टार क्रिकेटर हैं, एक अपना स्टाइल रखते हैं, मीडिया में भी इस हवाले से इन रहते हैं, अब लेकिन क्यों लोग तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? देखिए एक क्रिकेटर अगर रन नहीं कर रहा होता हम उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, एक रन कर रहा है लेकिन हम कहते हैं नहीं फिनिश नहीं किया, इसे वजह यह है कि नहीं, हमें किसी पर चैन नहीं है। हम असल में इस तरह की कैफियत के ज्यादा जिम्मेदार है। देखिए अब शोएब मलिक है, अब उसकी क्लास के अंदर हम उसको आउट क्लास तो कह सकते हैं, लेकिन यह कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मैंने बताया कि अगर आप अभी याद करें अपने ही चैनल में और तमाम चैनल्स के अंदर भी, तो भाई पाकिस्तानी टीम के लिए इतना ज्यादा मवाद भर दिया गया था कि बाद में जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला था कि हर आदमी सेमीफाइनल के वक्त कह रहा था यूं था यूं था। अभी शुरुआत है, एक मैच हुआ, सिर्फ हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हम बात कर सकते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक बेहतर अंदाज में स्टार्ट करना चाहिए। जो टूर्नामेंट है उसकी खासियत ये होनी चाहिए कि अच्छी बैटिंग हो, अच्छी बॉलिंग हो, शायकीन को मज़ा आए, दिलचस्पी हो और एक अच्छे मुकाबले देखने में आए। ठीक है। अच्छा सर, अब प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो अपने आखिरी मराहिल में है, बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में। मैं बस वन वर्ड आंसर चाहूँगा आज के मैच के हवाले से, कराची किंग्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? कराची किंग्स। कराची किंग्स। आप क्या कहते हैं? कराची किंग्स। कराची किंग्स जी, कराची किंग्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? अब सोच के बताएं, अब तो यहाँ से दो कराची किंग्स आ गए। अगर मैं देखता हूँ तो कराची किंग्स टॉस के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। अच्छा छोड़ दें आप एक सर, आप कभी एक जवाब नहीं देते। चले कराची, ऐसे तो आप पूरा तजिया ही पेश कर देते। टॉस अगर ऐसा हुआ, पिच ऐसी हुई, उसमें ड्यू नहीं होगी और प्लेयर्स अच्छा खेले तो ये हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा। कराची में ड्यू शुरू हो चुकी है ना, तो टॉस बड़ा मैटर करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी नहीं सर, ये नहीं, आप टीम का नाम बताएं। कराची जीतेगी सर। अच्छा जी, आप बताएं फैजान बात। कराची भाई आज जबरदस्त कंसेंसस डेवलप है कराची के लिए। उम्मीद करते हैं, दुआ भी करेंगे कराची के लिए जीते, और ये भी दुआ होगी कि शोएब मलिक जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं ताकि कल के प्रोग्राम के लिए कुछ मैच जिताए, ताकि कुछ मटेरियल मिल जाए मुझे फैजान बाकर से बहस करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।